आप चाहे कोई भी काम करो ना, उसमें मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यार अभी के टाइम में तो थोड़ा मोटिवेशन मैं भी दे ही देता हूँ। तो देखो, अपने जो चाणक्य जी जो थे, उन्होंने एक चीज़ कहा था, बहुत ही बड़ी बात थी कि कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 सवाल ज़रूर कर लीजिएगा। पहला कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? और इसका क्या परिणाम हो सकता है और क्या मैं सफल होऊँगा? चाहे कोई भी फ़ील्ड हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप किसी अदर फ़ील्ड में हो, कोई जॉब के लिए हो, कोई कॉम्पिटिशन लड़ रहा हो, कोई छोटा-मोटा एग्ज़ाम दे रहा हो, यहाँ तक कि कोई खुद की लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहा हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए आपका जो आने वाला फैसला है, यानी आप जो कर रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं एंड इसका क्या आपको जो आगे चल के प्रॉफ़िट मिलेगा या क्या लॉसेस हो सकते हैं आपके, वो चीज़ को ध्यान रखना। जब आपको ये सब चीज़ संतुष्टि हो जाए कि नहीं ये सब चीज़ मतलब मेरे को आगे चल के सच में इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मुझे काफ़ी ऊपर तक लेके जाएगा, तो वो चीज़ देख के हमें चलना चाहिए। तो ख़ैर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो भी लोग हाँ, और हाँ, नोट्स वग़ैरह बता दूँ, नोट्स आपको मिल जाएँगे। आप नोट्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएँगे। हम लोग का व्हाट्सएप का एक कम्युनिटी बना हुआ है, वहाँ पे आप आकर के ले सकते हैं, ठीक है? तो दिक्कत नहीं है नोट्स की, तो स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है? तो पहला हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो देखिए, अगर आपने इस चैप्टर को रीड किया होगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर इस चैप्टर को पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसी में आपको जो है इसका जो आंसर है देखने को मिल जाता है। तो सीधा बताते चलते हैं, इसका जो एग्ज़ैक्ट आंसर है वो है यूरोप। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन को लेके चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है हैप्सबर्ग, बी दिया है आलिया वंश, बी दिया है बुर्बो वंश और डी दिया है जारशाही वंश। तो आपको 5 सेकंड का टाइम है, एक बार आप सोच के बताएं। तो मैं इधर कमेंट वगैरह चेक कर लेता हूँ। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो बात करें इसके आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बुर्बो वंश, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये एक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा जो है बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन है, काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, बट काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये पूछ रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ठीक है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ए में है लाल सेना, बी में है कार्बनरी, सी में है फ्लिक हटारिया और डी में है डाइट। इसके लिए भी आपको 5 सेकंड मिलते हैं, आप चेक कीजिए, बताइए। 5 सेकंड का टाइम है, आप एक बार ट्रैक लीजिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? मैं कमेंट्स वगैरह भी सबके एक-एक करके देख ही रहा हूँ, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बोनरी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर पे क्वेश्चन आता है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न निम्न में से कौन था? पहला है इंग्लैंड, दूसरा है रूस, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है प्रूसिया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट काफ़ी कम देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर बताएँ। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप बताएँ, आप नहीं बता पाएँगे फिर मैं बताऊँगा, ठीक है? और कमेंट्स मैं सबके चेक कर रहा हूँ, ठीक है? मैं कमेंट्स भी देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, ठीक है? जवाब दीजिए आप लोग। तो 4 देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में जो था, वो था ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा, मुझे लगता है कि लगभग सभी बच्चों का जो जवाब होगा, वो ऑस्ट्रेलिया ही आया होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट काबूर सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन आता है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन है सेनापति, बी है फ्रांस में राजदूत, सी है प्रधानमंत्री और डी है गृह मंत्री। देखो ये क्वेश्चन ना काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और मेरे जब मैंने एग्जाम दिया था तभी ये क्वेश्चन आया था और इस पे भी आया। तो देखो इसका सिंपली सा आंसर है सी नंबर प्रधानमंत्री, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये काफी इजी और काफी वीवीआई क्वेश्चन है। मैं इसी की गारंटी देता हूँ, कोई क्वेश्चन आए ना आए हिस्ट्री का, बट ये क्वेश्चन यार लाजमी है आना, लाजमी है आना इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का वेटेज इतना ज्यादा है, ठीक है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, हाँ मैं कमेंट तो सबके देख रहा हूँ, ठीक है? कमेंट कमेंट में बहुत कम लोग हैं यार, जुड़े हुए बहुत कम लोग हैं। हाँ, तो गेरीबोल्डी पैसे से क्या थे, सॉरी, हाँ गेरीबोल्डी पैसे से क्या थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है सिपाही, बी में दिया हुआ है किसान, सी में दिया है जमींदार और डी में दिया है नाविक। तो ये क्या थे?
ये नाविक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो क्वेश्चन है लुई 18वां, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, सी है नेपोलियन सेकंड और डी है बिस्मार्क। बताइए, बस 5 सेकंड का टाइम है। तो इसका जो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत जाइएगा, ये सेकंड नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है फर्स्ट चैप्टर से, वो है जालवेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की एवं पादरी एवं सामंतों की। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मुझे बताएं। ठीक है, आप इसको चेक कीजिए, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं इधर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए कि उसका आंसर क्या है। ओके, सी, हाँ, एक मिनट यार, मैं कमेंट, थोड़ा ना मेरा कमेंट का इशू आ रहा है, एक मिनट मुझे ना, छोटा सा इशू आ रहा है कमेंट का। हाँ, अब नहीं आएगा, बस मुझे थोड़ा सा वेट देना, थोड़ा सा। एक इशू आ रहा है बहुत दिन के बाद, मतलब फर्स्ट टाइम तो। हाँ, ये इशू हाँ, अब बढ़िया है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सबके क्वेश्चन के जो है मैं सबके चेक कर लूंगा, जो भी ऑप्शन वगैरह दे रहे हैं, ये उत्सव नाम से है, सिंधु कुमारी नाम से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है 9 नंबर पे, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसके ऑप्शन है मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम फर्स्ट ने। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर का। ठीक है, इसका क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपका 100% आएगा, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो ये 9 नंबर का मुझे जो आंसर कमेंट में जरूर से बताएं। मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ, एक बार बताएं आप लोग को, दोबारा से, अगर आपने दोबारा टाइप कर दिया तो मैंने भी लाइव खोला है। अ, उत्सव ने किया है सी नंबर। ठीक है, अमर ने भी किया है सी नंबर। ठीक है, काफी सही आंसर है आप लोग का। बिस्मार्क ने किया था। इस क्वेश्चन को जिनको नहीं पता है वो याद कर लेंगे, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, और दूसरा है बी नंबर पे 1866 ईस्वी में, सी में है 1870 ईस्वी में, और डी है 1871 ईस्वी में। तो इसका आंसर दे, 10 नंबर का आंसर। 10 नंबर का आंसर दे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डी, ओके ओके, देते जाए, मैं देख रहा हूँ, सबके क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है ठीक है, डी नंबर एकदम परफेक्ट, एकदम सही आंसर है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई? इसके ऑप्शन दिए हुए 1820 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका वेटेज कभी कभी जो है काफी हाई रहता है, कभी कभी काफी कम रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन की बात करूँ तो ये 2023 में पूछा गया था, बट 2024 में इसका क्वेश्चन का तो नहीं आया है। बट इसका वेटेज है कि ये आपको 2025 में आ सकता है, 2024 में भी ये नहीं आया। तो इसका आंसर बताएं मुझे। 11 नंबर का, नेपल्स की क्रांति कब हुई? ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में और 1823 ईस्वी में। बताइए, मैं सबके क्वेश्चन को देख रहा हूँ। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो आंसर तो देखने के लिए बी, बी। ओके, और कोई है कमेंट करने वाला? हर्षिता ने बी कमेंट किया है। ओके ओके ओके, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1821 ईस्वी में। आगे चलते हैं, 12 नंबर पे क्वेश्चन आता है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? एक है ए नंबर पे फ्रांस, बी नंबर पे ऑस्ट्रिया, सी नंबर पे हंगरी, डी नंबर पे इंग्लैंड। इसका जवाब दें। ये भी काफी अच्छा खासा वीवीआई क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें। 12 नंबर का आंसर दीजिएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, इंग्लैंड में। सिंधु, सिंधु ने आंसर दिया है। ठीक है, हर्षिता आपका गलत है। जो ये क्या, हर्षिता, हाँ, हर्षिता बी नहीं होगा, डी होगा, इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। ये फर्स्ट टाइम ही आपको, जब किताब का बुक निकालिएगा, आपको वहां पे देखने को ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते ही, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है। कार्बोनेट संगठन किस वर्ष हुआ? 1832 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में और 1831 ईस्वी में। ये जो है, ये काफी वेटेज वाला क्वेश्चन है, तो इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। कार्बनिक संगठन और कार्बनिक से एक दो और क्वेश्चन है जो मैं आपको नीचे बताऊंगा। ठीक है, वो नीचे में है, कार्बनिक से जुड़ा हुआ है। मेजनी और कार्बनरी जो क्वेश्चन है वो आपका 1 पार्ट से आएगा। ठीक है, तो 13 नंबर पे क्वेश्चन आता है, कार्बनिक संगठन किस वर्ष हुआ? 1832 में, 1815 में, 1810 में, 1831 में। उत्सव विश्वास ने ए नंबर दिया है 1832 ईस्वी में,
ठीक है, मैं सबके कमेंट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। उत्सव और कोई नहीं है। ए, ए, ओके ओके करो, मैं देख रहा हूँ सबके क्वेश्चन। फिर ए, डी, 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 नहीं 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 नहीं। कार्बनिक संगठन जो हुआ था वो 1810 में हुआ था, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डी नहीं है, ये 1810 सी होगा। उत्तम विश्वास जी ए और डी दोनों दिए, नहीं, गलत है। आगे चलते हैं। एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में? इसका कमेंट करें। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? सी, 1830। नहीं नहीं, कहीं गलती हो रहा है उत्सव जी, आपका कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, आपका शुरू से सही आया है, इधर गलती हो रहा है। हर्षिता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी नंबर। इसका जो राइट आंसर है वो 1829 हर्षिता की, जो हर्षिता का जो आंसर है वो काफी सही है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को आप जरूर से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको आता भी है तो एक एक पेपर बना के आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन देता हूँ। सबसे पहला तुर्की और रूस, बी नंबर में यूनान और पोलैंड, सी नंबर पे तुर्की और हंगरी, डी नंबर पे है हंगरी पोलैंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप इसे नोट करेंगे, आता है तब भी आप इसे नोट करेंगे, ठीक है। हर्षिता, ओके, सिंधु बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्सव, उत्सव का कमेंट नहीं मिल रहा है, उत्सव का। उत्सव का मैं अगर चेक करूं तो जो पहले से उत्सव का आंसर था वो सारा सही आ रहा था उसका। उत्सव का पहले का सारा क्वेश्चन सही था, सारा। इधर से 3 बार लगातार उत्सव का नहीं आ रहा है आंसर सही से। नहीं नहीं नहीं, हाँ। तो सिंधु कुमारी हर्षिता ने ए आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर है, बट इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये काफी जरूरी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर से नोट्स कर लीजिएगा, आपको आता भी है तो। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिल जाता है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? तो इसके ऑप्शन है पर्सा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और पर्सा, पर्सा और रूस। ये भी काफी वेटेज का क्वेश्चन है, तो एक बार इसे भी देख ले। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? पर्सा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और पर्सा, पर्सा और रूस। मतलब मैं यहाँ पे कमेंट चेक करता हूँ। उत्सव ऑफलाइन हो गया है क्या? एक तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया इसका तो। सिंधु कुमारी ने सी कहा है, ठीक है ठीक है, सबका देख रहा हूँ मैं। दीजिए दीजिए जल्दी इसका हम्म नहीं, सर सिंधु कुमारी, चलिए सिंधु जी आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। 16 का जो है वो होगा सी, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आता है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो इसके ऑप्शन आते हैं, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर दें। लाइव में अभी कितने लोग जुड़े हुए, जरा मैं एक बार चेक कर लूं। ए नंबर दिया सिंधु कुमारी ने, मैं देख लेता हूँ। और कोई? जल्दी जल्दी सबका कमेंट चेक किया जा रहा है। ठीक है ठीक है, शायद सिंधु ही बची हुई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। करंट, हाँ ठीक है ठीक है। सिंधु जी आपका बिल्कुल सही आंसर है, एकदम सही आंसर है आपका। जो इसका जो है रूस आंसर होगा, ठीक है। ठीक है फैयाज भाई। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है 18 नंबर पे, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है सेडान, और बी नंबर पे सेडवा, और सी नंबर पे साइडान, डी नंबर पे फ्रैंकफर्ट। इसका बताइएगा। 16 का सी, 16 का सी, एक मिनट। हाँ 16 का सी है, सही है, मैंने पहले बताया था। आपका शायद नेट स्लो चल रहा है, आप एक बार आगे कर लीजिए, शायद आपका लाइव पीछे आ गया है। सिंधु जी, हर्षिता जी आपका पीछे आ गया, आप थोड़ा आगे करके इसको कर ले। 17 का आंसर दीजिएगा। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने। और सॉरी, इसका तो हो चुका है, 18 का बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर पे सेडान, बी नंबर पे सेडवा, सी नंबर पे साइडान, और डी नंबर पे फ्रैंकफर्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आता, काफी वेटेज इसमें देखने को मिलता है। 18 नंबर का आंसर दीजिएगा। 17 का ए, 17 का ए, हाँ 17 का ए है। आपका थोड़ा ना पीछे चल रहा है, आप थोड़ा आगे आइए। फैयाज ने सी कमेंट किया है, ओके।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिंधु कुमारी आपका बिल्कुल सही है। सेडान जो इसका राइट आंसर होगा। 1870 में जो फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था, वो सेडान में हुआ था। ठीक है, जो सी दिए हैं नहीं, सी साइडान नहीं है, सेडान है। स्पेलिंग का मैटर इसमें हो सकता है। हर्षिता, हाँ काफी बढ़िया हर्षिता। आगे बढ़ते हैं। एक देखिए, अभी जो क्वेश्चन देखने को मिला है, ये आपका लगभग 2023, 2024 और 2022 तीनों में आया है। ठीक है, ये है यंग इटली संस्था का विकास किया। देखिए, ये 3 टाइम से पूछा जाता है। आपको ये पूछेगा, ये यंग इटली का स्थापना किसने किया? यंग इटली का जो है वो घुमा के पूछेगा यंग इटली का, जहां भी नाम आए। ठीक है, तो आप इतना माइंड में ले लीजिएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेजिनी ने। ठीक है, सॉरी, हाँ, एक यंग इटली का हम लोग आंसर देंगे मैगी ने। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ और कूटनीतिज्ञ। 20 नंबर का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिस्मार्क को लेकर के। बिस्मार्क का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर जरूर से बताइएगा। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर से दें। 19, फैयाज डी, फैयाज डी कूटनीतिज्ञ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई? फैयाज बिल्कुल सही आंसर है आपका। गायत्री, गायत्री आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हर्षिता थोड़ी पीछे चल रही है क्या सर? ए होगा 18 का। 18 का, हाँ ए ही दिया मैंने, 18 का ए ही बताया मैंने। मैंने 18 का ए बताया। मैंने ये बोला कि जो फैयाज है वो ने साइडान बोला था। ठीक है, तो साइडान जो होता है ना, साइडान, वो साइडान जो लिखा है, तो मैंने उसको समझाया कि साइडान नहीं सेडान होगा। ठीक है, आपका सही है, मैंने भी यही बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पर्सा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, फ्रांस। ये लो वेटेज के साथ आता है, बट काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइएगा। 21 नंबर का, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? आंसर बताइएगा। 21 का ए, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। और कोई है? मैं जब तक थोड़ा सा इसका, 21 का ए, और कोई? गायत्री ए, ठीक है, ठीक है। हाँ, एकदम राइट आंसर है आप लोगों का। परसा ने किया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट वेटेज इसका ठीक ठाक है। और एक क्वेश्चन आता है जो काफी कम बार देखने को मिलता है, ये कभी आता है कभी नहीं आता है, इसका कभी डायरेक्ट वेटेज नहीं रहता है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन का नाम है, मारियान किस देश के राष्ट्रपति की प्रतीक थी? तो ये है आपका ऑप्शन, फ्रांस, रूस, इटली और जर्मनी। इसका आंसर दीजिएगा। 22 नंबर का आंसर दीजिएगा। मारियान किस देश के राष्ट्रवादी की प्रतीक थी? डी, जर्मनी। ओके, और कोई? देखिए, हर्षिता, गायत्री, गायत्री, गायत्री आपका यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। हर्षिता, हर्षिता ने ए दिया है। ओके, और कोई? यहाँ तो मिला जुला के सबका ही गलत हो रहा है। सी, नहीं नहीं नहीं, मरियान याद कीजिए। मरियान जो राष्ट्रवादी प्रतीक था वो फ्रांस का था। ठीक है, तो यहाँ पे आप तीनों का गलत हो चुका है। फ्रांस का आंसर होगा। मरियान किस देश के राष्ट्रपति का प्रतीक था? तो वो फ्रांस का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय सभ्यता का, हाँ, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से हम लोग को देखने को मिला है। एक्चुअली में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, बट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बीच बीच में रखा गया है। तो एक क्वेश्चन आता है 23 नंबर पे, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है, इटली को, या फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। देखो, अगर इसका अगर जवाब गलत होता है ना, देखो अगर इसका जवाब अगर गलत होता है तो यार बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 23 नंबर का प्लीज गलत मत करना, वरना काफी, समझ रहे हो, दिक्कत हो जाएगा। 23 नंबर का मैं आपको टाइम भी दूंगा। ठीक है, आप 23 नंबर का सोच समझ के दीजिएगा। 23 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल? दीजिए, दीजिए, 23 नंबर का दीजिए। 23 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट, 23 नंबर का मिस हो रहा है किसी किसी का। गायत्री बी दिया है, काफी बढ़िया। 23 नंबर का क्वेश्चन, तो यार सॉरी बच्चों, सबका गलत है। डी नंबर, सी, फैया सी, नहीं। यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा गया है। काफी इजी क्वेश्चन था, एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपने इसी क्वेश्चन को मिस कर दिया। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। प्रॉपर क्लास में आपको बताया भी गया होगा, समझाया भी गया होगा कि यूरोपीय सभ्यता का जो पालना होता है यूनान से होता है, उसका संबंध यूनान से है। आगे बढ़ते हैं। चलो, कम से कम ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपका हो ही जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? एक किए, दो किए,
तीन किए या चार किए, अगर एक क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में होगा, बिस्मार्क का जो क्या बोलते हैं उसे, बिस्मार्क का जो उनके बारे में विवरण देना होता है, उसमें आपको ये क्वेश्चन का समझ में आ जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। एक किए थे, दो किए थे, तीन किए थे या चार किए थे? हर्षिता, ठीक है, काफी बढ़िया हर्षिता। और कोई? अ, हर्षिता का आंसर आ रहा है गायत्री का बंद हो गया है, फिर उसके बाद जाकर के ये तो शायद लाइव छोड़ गया, क्या नाम है उनका, उत्सव। उत्सव शुरू में काफी अच्छा कमेंट, काफी अच्छा उसका लाइक, ठीक है। हर्षिता बिल्कुल सही आंसर है, तीन। तीन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखिएगा। और एक और क्वेश्चन आता है आपके सामने में, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या जर्मनी? ये एक तरफ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। वियना कांग्रेस, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा। अच्छा, आप हैं नहीं, मैं, आप आंसर नहीं दे रहे, आप दीजिए ना, मतलब गलत हो या जो हो, बट आप दीजिए, ठीक है। उससे वो मत देखिए कि आपका गलत हो रहा है आंसर, आप आंसर दीजिए, आपका हैबिट बनेगा। और एक ही महीना बाकी है, आप ही के लिए बेटर रहेगा, तो आप वो कीजिए, ठीक है। तो आप, आपसे नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, तो आपको नोट डाउन भी करना पड़ेगा ना, आपको समझ में आए कि आप क्या गलत बोल रहे हैं, क्या गलत सही बोल रहे हैं। हर्षिता ए, ओके, मैं देख रहा हूँ। और कोई? मैं ना एक काम करता हूँ, एक सेकंड, आप मुझे एक मिनट का टाइम दीजिएगा। आप जब तक वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, आप इसका आंसर दीजिएगा। तो लैपटॉप में चार्ज का इशू हो गया, एक मिनट। ओके 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 ओके, एक सेकंड। हाँ, तो हर्षिता ने दिया है 25 का ए आंसर। तो देखो बेना जो, सॉरी, एक मिनट, कहीं इशू आ रहा है यहाँ पे। एक मिनट, ये अब बहुत इशू है, छोटा सा। परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, तो 25 नंबर का आंसर की बात करें तो, हाँ, 25 ए, 25 ए, 25 ए किसने दिया? हर्षिता ने। तो देखिए, हर्षिता, जर्मनी ने इसका जो वियना कांग्रेस का जो राष्ट्र सम्मिलित नेता, वो जर्मनी था। आपने चैप्टर में ध्यान दिया होगा, जब वियना कांग्रेस का जो राष्ट्र बना, वियना वियना कांग्रेस जब राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुआ था, वो जर्मनी था, ठीक है। इसका एक प्रॉपर चैप्टर में डिटेल किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर पे क्वेश्चन आता है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ये एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन आता है, लुई सोलवा ने, बी नेपोलियन, नेपोलियन पापा ने, और सी लुई नेपोलियन ने, और डी चार्ल्स दसम ने। हो सकता है कि आप, जैसे मैंने याद किया था, तो मैंने 1 2 करके किया था। 26 नंबर का ए। ओके ओके, देख रहा हूँ, मैं सबका क्वेश्चन देख रहा हूँ। आप इसका आंसर दीजिए, मैं 2 मिनट में ना, थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे, एक छोटा सा, मैं उसे सॉल्व कर लेता हूँ। आप इसका आंसर देख लीजिए। पर हर्षिता ए, हाँ चलिए, हल्का सा ठीक हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, बढ़िया है। हाँ, तो मैं क्या पूछा था कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेज राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा? 26 का क्वेश्चन है, तो इसका जो है राइट आंसर देखिए, कृष्ण कुमार जी, ए नहीं होगा। आप क्वेश्चन मेरा ध्यान से नहीं समझे, क्वेश्चन आप देखिए, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, लुई सोलवा ने नहीं कहा था, इस लुई सोलवा ने कुछ और कहा था, ठीक है। आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो इस मिस्टेक को सुधारिए। आपके पास टाइम है, आप दीजिए, सही जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा चार्ल्स एक्स ने, यानी कि चार्ल्स दसम ने। आप, ये फ्रांस के किस राजा ने कहा था? चार्ल्स, जो 10वां राजा था चार्ल्स, उन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। चलिए, एक काफी इंपॉर्टेंट, काफी इजी क्वेश्चन है, एंड मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा। तो ये क्वेश्चन है, परसा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, और विक्टर एमुनिलियन, और विलियम प्रथम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कोशिश कीजिए कि गलत ना जाए। आप, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। यूरोप के परसा का शासक कौन था? 27 का सी, विक्टर एमुनियल। कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, आप जवाब कहीं ना कहीं सही दे रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। हर्षिता, आपका सवाल, आप सवाल को देखिए, जवाब को भी देखिए। जवाब में विलियम विक्टर एमोनियन है,
विलियम प्रथम है, नेपोलियन थर्ड है और नेपोलियन बोनापार्ट है। तो एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, तो आपको आसानी होगी। तो अगर इसके आंसर की बात करो तो विलियम फर्स्ट नहीं, यानी कि विलियम प्रथम, पर्सा का जो शासक कौन था, वो था विलियम फर्स्ट, यानी कि विलियम प्रथम। आगे बढ़ते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज कहा जाता है, सॉरी यह क्वेश्चन गलत हो गया। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। 28 का आंसर दीजिएगा। कृष कुमार, काफी बढ़िया। कृष कुमार यार, ये हवा में उड़ता हुआ आता है, फिर गायब हो जाता है, फिर हवा में उड़ता हुआ आता है, फिर गायब हो जाता है। फिल्म शूटिंग, 28 का सी। हर्षिता, 28 का सी। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। 28 का सी, अच्छा उत्तम जी आ चुके हैं, इन्हीं का इंतजार था हमको। तो एकदम सही आंसर है। आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, मतलब आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, या फिर मतलब आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, जैसे कि आपने पूरा प्रिपरेशन गलत हुआ है आपका, या फिर आपने बुक नहीं पढ़ी है हिस्ट्री की। दो टाइप से प्रिपरेशन होता है ना, एक होता है क्या, किन्होंने बुक पढ़ लिया होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं किया होता है, किन्होंने बुक भी नहीं पढ़ा होता, ऑब्जेक्टिव भी नहीं किया होता है। बट गायत्री कुमारी जी, आपका आंसर फिर भी ठीक ही आ रहा है, आपका काफी सारा जो आंसर मैंने देखा ऊपर में सही सही आ रहा था। ठीक है। अच्छा, नहीं पढ़ा है कुछ भी, ओके 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 ओके। अब तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खैर, आते हैं। 27 का ए होगा, 27 का ए। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ जहां तक कि 27 का ए, 27 का ए, नहीं नहीं, 27 का ए क्यों होगा? पर्सा के शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट पर्सा का शासक था। अच्छा, मैं चेक कर लूंगा लास्ट में, 27 नंबर का मैं चेक करके तब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैं इसको राउंड में कर लेता हूँ, ठीक है। छोटे नहीं दूंगा एक भी क्वेश्चन, मैं इसको राउंड में कर लेता हूँ, शायद मेरी भी इशू हो सकती है या फिर आपकी भी इशू हो सकती है। तो 27 का एक बार मैं गोल कर लेता हूँ, इसका बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। और ये 28 का जो आंसर है, किसने दिया था? हाँ, 28 का आंसर सी दिया था सबने, हाँ, तो ये 28 का जो है सी आंसर एकदम राइट है। आगे चलते हैं। 29 में क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, ओनली कितना क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से जो है एक से एक हार्ड और एक से एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं गायत्री जी, मैं आपकी कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर से कर ही दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वेना की संधि द्वारा, कस्तूनित्या की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, और एड्रियानोपल की संधि द्वारा। अब बताएं, इसका आंसर बताएं। 29 का बी देख रहा हूं मैं, और कोई? देखिए देखिए, जल्दी बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए। 29 का बी। नहीं नहीं हर्षिता जी, यहाँ आपका छूट गया है, आप एक बार ट्राई करें। 30 का ए। 30 का तो मैं अभी गया भी नहीं, 30 का तो सही है आपका, 30 का सही है। 29 का आपका कहीं ना कहीं इशू आ रहा है। हर्षिता, आपका 30 का कहीं ना कहीं इशू आ रहा है। क्रिस ने लिखा है बी। किस संधि द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो चार्ज भी बहुत कम। बी, उत्सव, बी। किस संधि के द्वारा? इसका तो आपका डी आंसर होना चाहिए ना, एड्रियानोपल की संधि द्वारा। आप किसका आंसर दे रहे हैं? 29 का ना। 29 का तो अगर कस्तूरित्या की संधि की बात करें तो स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना में उसका योगदान कहाँ था? वहां तो एड्रियानोपल की संधि द्वारा हुआ था ना। ये तो काफी, बी बी होगा नहीं, बी नहीं होगा। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो वो एड्रियानोपल की संधि द्वारा हुई थी। ये तो काफी इम्पोर्टेंट, काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ मिस हो रहा है आप लोग का। बट मैं इसको भी एक बार गोल घेरा में ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, वो बात करता हूँ मैं। 1 मिनट रुक जाना, मैं इसको खत्म कर लेता हूँ पहले, थोड़ा इशू आ रहा है चैप्टर वगैरह में कुछ, तो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। मैटरनिक कौन था, इसका आंसर दीजिएगा। ऑस्ट्रिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। 30 नंबर का आंसर दीजिएगा। 30 का ए, ठीक है हर्षिता, सही है। बाबू चलाना।
ये कहीं लगेगा क्या? इसको लगाओ तो, चार्ज, लैपटॉप का चार्ज खत्म हो रहा है, ये कहीं लगेगा अगल बगल में? हाँ ठीक है, ए नंबर सबका, जो भी जिसने भी आंसर दिया है 30 नंबर का, ए नंबर सही है, नहीं जाएगा ना? जाएगा? थोड़ा पीछे कहीं हो जाएगा? 1 मिनट बस, मुझे मुझे टाइम दीजिएगा, 1 मिनट का बस। एक बित्ता और, इसको बैक करना। हाँ, इसको हटाओ। जब तक आप मुझे एक का इसका तो आंसर आपका सही है, 30 नंबर का जो ए है बिल्कुल सही आंसर है। 31 पे क्वेश्चन आता है कि लाल कुर्ता नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, कावुर ने, मैशनी ने, गैरीबोल्डी ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 31 का आंसर दीजिएगा, 31 का। 30 का सही है, हर्षिता जी आपका सही है, कृष कुमार जी आपका भी सही है। 30 का, मैं 31 31 का देखिएगा। वहां नहीं जुम रहा है? तो दोनों हम पीछे कर रहे हैं इसको। अब देखो, अब देखो, अब देखो। ओके ओके ओके, ये बात है। अब देखो, लगा? हाँ दे दो, कोई सपोर्ट दे दो। चार्ज पकड़ा नहीं, तुम उसको ऑन करो, उसको ऑन करो। पकड़। देखिएगा, थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ हाँ, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, 31 का बताइएगा, लाल कुर्ता नामक संस्था का गठन किसने किया था? हम लोग वापस चैप्टर पे आ चुके हैं, जो भी इशू था वो सोल्व हो चुका है। कंटिन्यू करेंगे हम लोग। हाँ वो सब होगा, आज फर्स्ट डे है, आज मैं फर्स्ट टाइम लाइव कर रहा हूँ ना, तो फीचर मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो वो कल परसों तक जो भी होगा, जो भी इशू आ रहे हैं ना यहाँ पे, वो सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। एक मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम लाइव आया हूँ, तो इस वजह को लेकर के ना थोड़ा इशू आ रहा है। तो लेकिन 2-3 दिन में जो भी है इशू, वो सबका सब मैं खत्म कर दूंगा। 2 दिन मुझे टाइम दीजिएगा। सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, लाइव होंगे, दिन में 3 से 4 बार लाइव होंगे। आप उसकी इशू मत लीजिए, जनवरी बस आती है, हम लोग का जितना भी सेटअप वगैरह वो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक है? तो अब मैं 31 का जो है आंसर की बात करूँ, अगर आप लोग 31 का नहीं दे रहे हैं तो चलिए, वो सारा होगा, वो मैथ का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, मैथ का ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है? चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, लाल कुर्ता नामक संस्था का जो गठन किया था वो किया था गैरीबोल्डी ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 32 पे क्वेश्चन आता है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा घुमा रहा है क्वेश्चन को, समझ में आपको 2 मिनट ना जाए क्यों घुमाया जा रहा है। यहाँ बोल रहा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यहाँ पे दिया हुआ है पूर्ण। वाह, हमारे एक बहुत बड़े सर आज के, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। आप आए, दिल बना दिया। बिग फैन सर। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं दूंगा सर, बिल्कुल आपको दूंगा। आपको मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है सर। बिल्कुल। हाँ, अब बात करते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसके ऑप्शन है, पूर्ण जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, गोरखपुर क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, तो वो आपका ये आंसर काफी जल्दी निकल जाएगा। ठीक है? अब इसका 32 का आंसर दीजिएगा। हर्षिता भी शायद गायब होगी क्या लाइफ से? हर्षिता भी आंसर नहीं दे रही है। फिर उसके बाद जाकर के क्या नाम है, गायत्री जी भी आंसर नहीं दे रही है। गायत्री जी आप हैं या चले गए? कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है। जिनको नहीं पता बता दूं, 32 का जो राइट एक्शन आंसर होगा वो होगा पूर्ण जागरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? 10th क्लास का जो हिस्ट्री है, सोशल की बात कर ले, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है? और इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि ये आपसे देखते ही बन जाए, समझ रहे हैं ना? तो आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है? हाँ सर, बच्चे बहुत कम है, बहुत कम है। ये तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? हर्षिता आप हैं या चले गए हैं? हर्षिता हेलो। यहाँ ऑप्शन आ रहा है, रक्त और, हाँ मैं, अच्छा मैं आपको सेंड कर देता हूँ, रुकिए। मैं 2 मिनट में से डिलीट कर दूंगा, ठीक है? तो आप एक बार कर लीजिएगा, ठीक है? मेरा नाम रमन है, रमन। हाँ, बात करते हैं, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शंस है, बिस्मार्क ने, बी नंबर पे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, और विलियम प्रथम ने, और गैरीबोल्डी में। देखो यार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ये मिस मत करना। आपको नहीं आता ना, आप इसका कमेंट करो और इसे याद करना किसी तरीके से, इसे समझ जाना। रक्त और लौह की नीति इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब मैंने एग्जाम दिया तब भी आया था, मेरे भाई ने एग्जाम दिया तब भी आया था, मेरे जो स्टूडेंट थे वो लोग भी एग्जाम देने गए तो ये रक्त और लौह की नीति आई थी।
ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, आप ही को धन्यवाद सर। तो आप इसका आंसर जरूर से दें। 33 नंबर का आंसर दे उत्सव। हेलो उत्सव जी। उत्सव जी हैं, क्रिस क्रिस कुमार जी हैं। अब आंसर नहीं आ रहा, शुरू में तो काफी अच्छे अच्छे आंसर आ रहे थे। अभी जो मेन मेन जो आंसर है आप उन्हीं का आंसर नहीं दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना, काफी गलत बात है। चलो इसके आंसर की बात करें, तो रक्त और लोह की जो नीति अपनाई थी वो अपनाई थी बिस्मार्क ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है 34 नंबर पे, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, परसा डेनमा का युद्ध, सेडान का युद्ध। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 34 नंबर का भी इधर जो आपको दिखा ना, मैं लास्ट में इसलिए रखा हूँ इसे कि 34A। अच्छा, ये आप 33 का दे रहे हैं कि 34 का दे रहे हैं? 34 का दे रहे हैं, ओके ओके ओके। कीजिए 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 कीजिए, 34 का दीजिए, काफी अच्छा है। गिरीश कुमार जी, आप किसका आंसर दे रहे हैं? 34 का, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रिस कुमार बी, ओके। और कोई है? और सेडाव है ना, सेडान है ये? कहीं इशू आ रहा है? मेरा कमेंट बंद हो गया है यार, बड़ा ही इशू है। नहीं, कमेंट आ रहा है, आपका कमेंट आ रहा है। कमेंट आपका आ रहा है, ऐसे कहाँ? ऐसे आपने तो कमेंट किया है, कमेंट आपका आ रहा है। 33, 33, अच्छा 33 का आपने आंसर दिया ए। ओके, ए, हाँ ठीक है, एकदम परफेक्ट, सही आंसर है, और ये काफी इंपोर्टेंट आंसर है, क्वेश्चन है, तो ध्यान में दे दीजिएगा इसको, ठीक है। 34 नंबर का बात करते हैं। 34 नंबर पे, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध। क्रिस कुमार जी, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे ना एक छोटी सी इशू आ रही है सेडाओ का युद्ध और सेडान के युद्ध के बीच में, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण मेरे हिसाब से अगर कहूँ तो सेडान के युद्ध में हुआ था, ठीक है। बट यहाँ सेडाओ का भी युद्ध है, तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसका 1 मिनट के लिए मैं नोट डाउन थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है। छोटी सी इशू आ रही है, बट मुझे लग रहा है कि सेडान का युद्ध है। आप लोग बताइएगा, सेडाओ का युद्ध है, कोई और है उत्सव के अलावा? कोई और? क्रिस ने भी कहा है कि सेडाओ का युद्ध है। ओके, मैं इसको देख लूंगा, इसमें थोड़ी मेरी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मेरा इश्यू हुआ है, इसमें क्वेश्चन का थोड़ा मेरा हेरफेर हो गया है। आगे चलते हैं, मैं इसको आपको बता देता हूँ 2 मिनट में। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, विक्टर एमुनियम और विलियम प्रथम का युद्ध। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी घुमा के पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका, हाँ मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। मैंने बोला कि मुझे ना इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अ, मुझे जर्मनी के एकीकरण में ना सेडाओ का युद्ध, नहीं, मुझे सेडान का युद्ध थोड़ा लग रहा है, तो मैं देख लूंगा, अब चिंता मत कीजिए। 35 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, विक्टर एमुलियन और विलियम प्रथम। बताइएगा। 35 नंबर का है क्वेश्चन। ए, नहीं नहीं, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ए नहीं, ये बी। बी किसने दिया है? क्रिस कुमार ने, बिल्कुल सही जवाब है। नेपोलियन, हम मैंने बोला था ना, नेपोलियन और नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, फर्क है इनमें। तो इस चीज से कंफ्यूज होता है, नेपोलियन वगैरह का जो क्वेश्चन आता है ना, थर्ड सेकंड का, वो होता है। इसका जो राइट आंसर है वो नेपोलियन थर्ड होगा। जर्मनी के एवं इटली का एकीकरण के समय जो फ्रांस का शासक था, यहाँ क्रांस लिखा गया है, सॉरी फॉर दैट, टाइपिंग मिस्टेक होगी मुझसे। फ्रांस का जो शासक था वो था कौन? नेपोलियन थर्ड। आगे बात करते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन, सॉरी, ये क्वेश्चन दोबारा आपका आ चुका है, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया रीटाइप होकर के। तो राष्ट्रवादी की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। अब मुझे इससे ये समझ में आ जाएगा कि आपने अभी जो लाइव देखा उसमें आपने उसमें कितना ध्यान दिया। मैंने इसलिए डबल क्वेश्चन किया इसको, कि एक बार मैं इस क्वेश्चन को बता दूंगा, ज्यादा देर नहीं हुआ, 2 मिनट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर प्लीज गलत मत होने दीजिएगा, ठीक है। तो क्रिस जी हैं, उत्सव जी हैं, इसका आंसर बताइएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना पे माना जाता है? ठीक है, क्रिस कुमार जी। उत्सव जी, आप भी कमेंट कर दीजिए। उत्सव जी शायद चले गए हैं। तो क्रिस जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका, पूर्ण जागरण पे। ठीक है, काफी बढ़िया आपने जवाब दिया क्रिस जी, काफी बढ़िया। एंड आपने जिस हिसाब से तैयारी की है, मैं बिल्कुल कहता हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड कहीं कहीं आपकी इशू आई है, वो आप क्लियर करते चलिएगा। एंड आप बताइए कि कल किस सब्जेक्ट पे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर के आए।
और ये जो है फर्स्ट पार्ट का आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट का गायत्री कुमारी, आप बहुत लेट आए गायत्री जी, आप कहाँ चले गए थे? बहुत ज्यादा लेट हो गया आपका। ओके 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 ओके। देखिए, आपका जो है ये चैप्टर तो खत्म हो चुका है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन मेरे से मिस हुई है, जिसका मैं आपको अभी अभी जस्ट आपको कंफर्म कर देता हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ से लाइव खत्म करूंगा। पहला पहला क्वेश्चन था, किस युद्ध के बाद जर्मनी, सॉरी ये वाला था ना, हाँ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण, यही थे सर, ओके। जवाब नहीं दे रहे थे आप। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण, एक सेकंड में, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, पूरा हुआ। देखा, देखिए सेडान का युद्ध, मैंने बोला सेडान का युद्ध, मेरे माइंड में था सेडान का युद्ध है। आप लोग सेडवा सेडवा सेडवा, सेडाव नहीं होगा, कैसे सेडाव होगा? सेडान का युद्ध है ना। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण, काफी सिंपल सवाल था, आपने कंफ्यूज कर दिया तगड़ा वाला। इसका जो राइट आंसर है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, ये सब ने इसको प्लीज नोट कर लीजिए, जो भी लैब में भी बचे हुए हैं ना, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर है, आने दीजिए मुझे, हाँ। इसका जो राइट आंसर है वो है सेडान का युद्ध, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मैंने बोला था उसमें कि सेडाओ का युद्ध नहीं होगा, सेडाओ का युद्ध का जर्मनी के एकीकरण में क्या, समझ लो ना। ठीक है। आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन मेरे से मिस हुई थी, मैं उसका भी कंफर्म कर देता हूँ, एक तो ठीक है मेरा सबसे, एक और मैंने गोल की थी। ये था क्या, परसा का शासक, नहीं ये नहीं था। एक सेकेंड, हाँ। नहीं नहीं, यही था। परसा का शासक कौन था, यही था ना। अब मैं इसे पर देख लेता हूँ। परसा का शासक कौन, हाँ। हम्म। अरे, ये क्या हुआ, परसा का शासक, इसका आंसर नहीं मिल रहा है। मैंने इसका आंसर क्या बताया था, विलियम प्रथम ना। एक मिनट रुक जाओ, अभी मिल जाएगा। विलियम फर्स्ट। कहाँ का शासक था? ये तो आंसर नहीं मिल रहा है, बट परसा का शासक का जहां तक मुझे याद है विलियम प्रथम ही था। ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग लाइव में अभी भी जुड़े हुए हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं पूरा लाइव अभी खोल लेता हूँ। तीन लोग हैं जुड़े हुए। मैं कल किस टॉपिक पे जो हूँ लाइव क्लासेस लेकर के आऊँ और इससे बेटर लेकर के आऊँ और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ। ये फर्स्ट डे था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कहीं ना कहीं मेरी काफ़ी गलती हुई। मैं इधर लाइव भी नहीं संभाल पाया, उधर वो नहीं संभाल पाया, तो मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा आप लोग से, बच्चों लोग से। बट हम बहुत जल्दी इसको सुधारेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। बट ये वादा है कि जनवरी तक जो है मैं आपका एक अच्छा सा लाइव जो है क्लास करवाऊंगा, आपको अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा जो वीबीआई ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। ओके 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 सर, कल कितना बजे क्लास होगा? मैथ का ऑब्जेक्टिव, हाँ वो मैथ का ऑब्जेक्टिव करना है कल क्या? मैथ का ऑब्जेक्टिव ठीक है। मैं कल मैथ का ही ऑब्जेक्टिव का लगाता हूँ, ठीक है। और ये वही सेम टाइम, आज तो लेट हो गया, कल 7 बजे से मैथ का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे जनवरी आएगी तो 3 से 4 बार क्लासेस होंगे, अभी तो मैं लाइव क्लासेस कर रहा हूँ, फिर सूरज सर आएंगे। सूरज सर आएंगे तो और भी अच्छे से क्लासेस करवा पाएंगे। ठीक है। तो वो चीज़ आप देखिएगा। ये कौन है, एक मिनट। हाँ, तो वो चीज़ है, मैं और भी अच्छे तरीके से इसे कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि आप सभी लोगों को। कल आएंगे मैथ के साथ, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव लाएंगे और ऐसे ऑब्जेक्टिव लाएंगे जो आपका टाइम बर्बाद ना करें और वो आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।